Healthcare Private Limited deals in quality medicines. Steris, quality that you can trust. नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के लिबॉर्ड ग्रुप स्टूडियो में। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोने में तेजी के साथ कारोबार, एमसीएक्स पर 200 रुपए बढ़कर दाम 72,600 के करीब, लेकिन चांदी 93,000 के नीचे फिसली। कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव, ब्रेंट $85 के नीचे आया। इस हफ्ते अब तक 3% की गिरावट। नेचुरल गैस में बिकवाली, एमसीएक्स पर भाव 196 रुपए के नीचे फिसला। एक महीने में 20% टूटे दाम। तेज गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर फिसला बाजार। निफ्टी 250 अंक टूटकर 24,200 के नीचे, तो सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का। सभी सेक्टर इंडेक्स दबाव में। नमस्कार, अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे आज के बाजार का क्या एक्शन है, कौन कौन सी खबरें हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट पर होगा क्या। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सिल्वर इंपोर्ट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर IIBX ने जवाब दे दिया है। और आपको सबसे पहले यह बता दें कि सिल्वर इंपोर्ट के ऊपर सवाल ये उठ रहे हैं कि गिफ्ट सिटी एक्सचेंज के जरिए जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें कुछ ही प्राइवेट कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं। चूंकि एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के तहत 8% ड्यूटी पर सिल्वर का इंपोर्ट सेपा के नियमों के तहत यूएई से होता है, जबकि जो सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी है वो 15% है। उसके मुकाबले सेपा एग्रीमेंट के तहत 8% ड्यूटी पर यूएई से इंपोर्ट होता है। मई में 87% सिल्वर का इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट सिटी एक्सचेंज के जरिए हुआ है और 8% ड्यूटी पर। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरे देश और पोर्ट पर जो इंपोर्ट है उसको क्लियरेंस नहीं मिला। इस तरह के आरोप एक रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए हैं। एक रिसर्च एजेंसी ने ये आरोप लगाया है। इन आरोपों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अशोक गौतम साहब, जो कि MD और CEO हैं IIBX के। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा सर, सबसे अच्छी बात यह है कि आप सामने आए हैं आरोपों का जवाब देने के लिए। तो चूंकि आपका तो सेपा एग्रीमेंट है हमारा UAE के साथ, और जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं वो एग्रीमेंट के तहत हो रहे हैं, फिर जो ये सवाल खड़े किए गए हैं ये किस आधार पर किए गए हैं, इसमें क्या सच्चाई है? मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। इनफैक्ट ये जो रिपोर्ट है और कुछ जो न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट छापी गई है, मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि IIBX का मूल उद्देश्य क्या है। IIBX का मूल उद्देश्य ये है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यहाँ प्रोवाइड किया जाए जिसके तहत जो हमारे देश के व्यापारी हैं वो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर को इंटरनेशनल उचित भाव पे इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, डेमोक्रेटिक मैनर में यहाँ से इंपोर्ट कर सके। उसके लिए DGFT ने इनेबल किया कि जो एंटिटीज क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं और वो हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं और उसका अप्रूवल क्वालिफाइड ज्वेलर के स्टेटस का IFSC देता है, उसके बाद वो एंटिटीज यहाँ से गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट कर सकती है। तो जो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है वो पूरा नियम और कायदे के तहत इंपोर्ट हो रहा है। इसी तरह से अपार्ट फ्रॉम दैट जो टैरिफ रेट कोटा है गोल्ड का, उसका भी जो टैरिफ रेट कोटा होल्डर्स हैं उनका भी जो DGFT उनको कोटा देता है वो हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं, IFSC उनको अप्रूव करता है और उसके बाद वो हमारे यहाँ से गोल्ड को ले जा सकते हैं। राइट। मैं छोटा सा डेटा देना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि टोटल मेरे यहाँ 129 क्वालिफाइड ज्वेलर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और करीब 20-30 एप्लीकेशंस अभी भी पाइपलाइन में हैं। और टोटल 230 TRQ होल्डर्स हमारे यहाँ IFSC द्वारा अप्रूव किए जा चुके हैं, जो इस साल का जो टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड है वो हमारे यहाँ से उठाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये पूरे 19 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। बात बताना बहुत जरूरी है सबके लिए। अच्छा। क्योंकि हमारी वाइड कवरेज है, सिर्फ हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि गिफ्ट IFSC में है, क्योंकि वो एक
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जहां पे ये इंटरनेशनल एक्सचेंज खोला गया है। राइट। लेकिन भारत विभिन्न भागों से जो भी वे मानदंडों को मीट करते हैं वो हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं, उनको ऑनबोर्ड किया जाता है, ठीक है, और वो हमारे यहाँ से गोल्ड और सिल्वर ले पाते हैं। ओके ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं वो नियमों के मुताबिक हो रहे हैं। अब मेरा एक सवाल अशोक जी आपसे ये होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहाँ है, क्योंकि दुबई तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर उस तरह से पैदा नहीं करता, बनाता नहीं है, तो ये जो इंपोर्ट हो रहे हैं उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहाँ है सर? मृत्युंजय जी, मैं एक चीज बड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं कि देखिए, जो भी सेपा एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके हिसाब से जो भी सेपा के अंदर जो गोल्ड या सिल्वर का जो इंपोर्ट होता है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूए इशू करती है। तो ये एक बहुत अहम बात है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो उसको इशू करती है, और जो भी उसके मानदंड एग्री हुए हैं दोनों सरकारों के बीच में, उन्हीं के हिसाब से ही उसको दिया जाता है। अब मैं एक चीज और बड़ा क्लियरली कर देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जब भी कस्टम्स से कोई चीज क्लियर होती है तो वो उनका राइट भी है और वो उसको करते भी हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से और डीएमसीसी से जहां पे भी उनको सवाल पूछने होते हैं या उनको कोई क्लैरिफिकेशन लेना होता है या उनको कोई चीज सर्टिफाई करानी होती है, वो वहां से उसको सर्टिफाई करा के वेरीफाई करा लेते हैं। तो ये मैं बात बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ यूएई के तहत उनके द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, अब एक सवाल ये है सर, मतलब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि अब आप देखिए जो सेपा एग्रीमेंट है उसके तहत तो 8% ड्यूटी पर इंपोर्ट हो रहा है, जो कि ये ऑलरेडी नियम बना दिए गए हैं, तो वो ठीक है, मतलब नियम के मुताबिक है। लेकिन सवाल ये है कि जो वैसे चांदी पर अगर आप देखें इंपोर्ट ड्यूटी 15% है और 8% पर मान लीजिए गिफ्ट सिटी एक्सचेंज के जरिए इंपोर्ट हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ा गैप है? 7% का गैप, मान लीजिए कोई अगर दूसरे एक्सचेंज पर ट्रेड लेता है या करता है और आपके एक्सचेंज पर करता है तो 7% का ड्यूटी में गैप है, जबकि आप देखिए कि इक्विटी मार्केट में 2 एक्सचेंज हैं, उनके बीच प्राइस का डिफरेंस बहुत कम होता है। तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप होना भी एक दिक्कत वाली बात है? इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए? मृत्युंजय जी, मैं एक चीज बताता हूं आपको कि ये सेपा जो है ये गिफ्ट सिटी एक्सचेंज के लिए नहीं है, ये कंट्री के लिए है, और किसी भी पोर्ट से गोल्ड और सिल्वर इन नियमों के तहत इंपोर्ट किया जा सकता है। मेरे पास कुछ डेटा है, मैं बताता हूं। नवंबर से मई तक, दिसंबर से मई तक, बिकॉज दिसंबर 23 में हमारे यहाँ सिल्वर एक्सचेंज शुरू हुआ, दिसंबर से मई तक का जो एक बहुत ही अहम डेटा की कंपनी है उनके द्वारा जो डेटा पब्लिश किया गया है, मैं उस डेटा को कोट कर रहा हूं। दिसंबर से मई तक 4250 टन सिल्वर इंपोर्ट हुआ है कंट्री में, जिसमें से एक्सचेंज के तहत कुल 986 टन तहत हुआ इंपोर्ट हुआ है। तो ये कहना कि साहब सिल्वर का जो इंपोर्ट है वो सिर्फ गिफ्ट सिटी से हो रहा है, ठीक नहीं है। देश में और पोर्ट से भी सिल्वर का इंपोर्ट ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर, ये हमारे ऑडियंस को जानना चाहिए, क्योंकि ये आरोप लगाया गया इस रिपोर्ट में कि मई के महीने में 87% सिल्वर का इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसी रूट से हुआ है, यूएई से, और इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि बाकी कंट्रीज और बाकी पोर्ट को इसमें छोड़ दिया गया, मतलब उसके जरिए कोई इंपोर्ट नहीं हुआ है। क्या ये बात गलत है? आप ये कह रहे हैं कि मई में सिर्फ और सिर्फ 87% इंपोर्ट आपके जरिए नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं? मैं मृत्युंजय जी इसको किसी दूसरी तरह से बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको मैं बता दूं कि मेरे पास सिल्वर के जो इंपोर्ट के जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो 25 ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो 25 बायर्स ने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, जो कि विभिन्न प्रदेशों से आए हैं। तो भारत में जो भी इंपोर्ट कर सकते हैं और वो क्वालिफाइड ज्वेलर बन सकते हैं, वो हमारे यहाँ आके सिल्वर ले जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपको ये अच्छा लगेगा जान के कि अभी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नॉमिनेटेड बैंक्स हैं उनको भी परमिट कर दिया है आईबीएक्स से इंपोर्ट करने के लिए, तो वो भी प्रक्रिया जारी है। तो सवाल ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे जो भी मानदंडों के तहत जो यहाँ पे आके इंपोर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो इंपोर्ट करते हैं। और अगर एक प्लेटफॉर्म हमने ऐसा बनाया है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आपको एक बेटर प्राइसिंग मिलती है और आपको ईज ऑफ बिजनेस है और लोगों को लग रहा है कि इसके तहत
जो ट्रांसपेरेंसी हम लेके आए हैं उससे उनको भी अच्छा लग रहा है और वो यहाँ पे आके इंपोर्ट करना चाहते हैं। राइट। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस एक्सचेंज का, जो कि इसका हमारा उद्देश्य है, उसकी तरफ हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल। अब एक बात बताइए सर, चूंकि आपने खुद कहा कि बैंकों को भी सिस्टम में लाया गया, मतलब बैंकों को भी गिफ्ट सिटी एक्सचेंज की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या बैंक उस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं? क्या बैंक उसका फायदा उठा रहे हैं? क्या बैंक आपके जरिए इंपोर्ट कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ मृत्युंजय जी, मैं बताता हूँ कि ये सर्कुलर अभी हाल फिलहाल में ही आया है, तो उसमें 2-3 स्टेप्स थे, मैं बताता हूँ। पहला स्टेप ये था कि जो इंटरनेशनल जो आईबीयू है, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट जो है, यहाँ पे जो भारतीय बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं उनको ये बताया गया था कि वो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन सकते हैं। तो मेरे को बताने को बड़ी अच्छा लगता है कि भारतीय स्टेट बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक, पहला बैंक बना जो कि हमारे यहाँ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन के आया। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक भी ऑलरेडी ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन चुका है। एचडीएफसी बैंक की एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है। एक्सिस बैंक ने अभी अप्लाई कर दिया है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए। तो देखिए ये क्या है, भारतीय बैंक्स ऑलरेडी जुड़ रहे हैं। अब अगली बात ये है कि जो नॉमिनेटेड बैंक्स डोमेस्टिक एरिया में हैं वो हमारे यहाँ से कब शुरू हो जाएंगे। तो मेरी जो सूचना है उसके हिसाब से ज्यादा से ज्यादा बैंक ऑलरेडी अपने इंटरनल प्रोसेस को सुदृढ़ कर रहे हैं, वो अपने इंटरनल अप्रूवल्स ले रहे हैं ताकि वो आईआईबीएक्स से जुड़ सके। जो आप कह रहे हैं सर, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ। जब आपको दूंगा तब मैं आपको ये बता सकूंगा कि ऑलरेडी बैंक हमारे यहाँ से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि बैंक आगे शुरू करेंगे, लेकिन इसमें इस रिपोर्ट में ये सवाल खड़े किए गए हैं कि पहले जब कुछ बैंकों ने ये अटेम्प्ट लिया कि हम भी इंपोर्ट करें, तो उनके ऊपर क्वेश्चन किया गया। क्या ये बात ठीक है कि अदर पोर्ट्स के जरिए जो इंपोर्ट की? तो ये एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट है, मेरे जिस बारे में मैं जानता नहीं हूं उसके ऊपर मैं सवाल कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है बाजार के हिसाब से, कुछ एक बैंक है जिनका किसी और पोर्ट से भी सिल्वर निकला है सेपा के तहत। एक बात और सर, सिल्वर ईटीएफ को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है कि बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब लोग बहुत बड़ा पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन अगर कोई, मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूं, है ना, और सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाता हूं, सिल्वर ईटीएफ में दुबई का सिल्वर चलता नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। तो अगर मान लीजिए कोई सिल्वर ईटीएफ का इन्वेस्टर है तो उनको तो 7% का नुकसान तुरंत है, क्योंकि दुबई का सिल्वर चलता नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी डिस्काउंट में चला गया। इस पर क्या कहेंगे आप? मृत्युंजय जी, आप जो बात कह रहे हैं वो शायद बोल रहे हैं कि जो भारत में जो ईटीएफ है वो वहां पे, वो बात आपका सही है कि वहां पे जो ईटीएफ है वो जो भी कस्टम ड्यूटी के हिसाब से वो उसका वैल्यू लगाते हैं। लेकिन मैं आपको हमारे गिफ्ट आईएफएससी की बात करता हूं। देखिए अभी हमारे जो आगे के प्लान्स हैं उसमें ये होगा कि यूएस डॉलर बेस्ड हम गोल्ड का और सिल्वर का ईटीएफ भी आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सचेंज पे आए, ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो एनआरआईज हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हैं, या और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो गिफ्ट आईएफएससी में इन्वेस्ट करें ईटीएफ में गोल्ड के और सिल्वर के, जिसके ऊपर काम चालू है और वो एक प्रक्रिया है। जब भी वो हो जाएगा तो हम आपको उसके बारे में सूचना देंगे। सवाल सर, हालांकि आपने उस पर जवाब दिया, मैं बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आपने कहा कि एक जो बैंक का जो प्रॉब्लम आया था, क्या उस बैंक का नाम आपके संज्ञान में है कि जिनका कंसाइनमेंट रिजेक्ट किया गया था, या वहां क्या दिक्कत आई थी? मतलब अगर कुछ आप बता पाए तो। नहीं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक गौतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो सिल्वर इंपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर बहुत ही डिटेल में आपने जवाब दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ऑडियंस है हमारे, उनको बात समझ में आई होगी कि आरोप क्या है और उसके बदले में जो जवाब आपकी तरफ से आए हैं वो क्या है। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।